हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे वी विल स्टडी इंडियन इकॉनमी इन बिटवीन 1950 से लेके 1990 का पीरियड के बीच में। यानी कि जब 1947 में जो इंडियन इकॉनमी जो थी दैट वाज स्टैग्नेंट इकॉनमी। क्लियर? ये तो आपको पिछले चैप्टर में क्लियर है, स्टैग्नेंट इकॉनमी थी। तो 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हम आज़ाद हुए, एट दैट टाइम जो हमारे सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के इकोनॉमिक सिस्टम को समझना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, ये जो टर्म है ये क्लियर कट पूछी जाती है पेपर्स में। दैट्स वाई मैंने आपको उसमें लिख के मेंशन कर दिया है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी सॉल्व्ड। यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। और व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम, ये आपने अपने +1 में आपने अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा है, फिर भी मैं इसको ब्रीफ में बता देती हूँ आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है अपनी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, कौन कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है और हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस कि उसकी प्रोडक्शन हमने कैसे करनी है। दो तरह की टेक्निक होती है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज़्यादा यूज होती है, कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल पैसे की ज़्यादा नीड होती है। हाउ टू प्रोड्यूस सेकेंड। थर्ड आता है आपके पास फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि जो हमने प्रोडक्शन करनी है वो किसके लिए करनी है। रिच सेक्शन, इकोनॉमी के रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करनी है या पुअर सेक्शन के लिए गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे जो अरेंजमेंट है रेफर्स टू एन बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सॉल्व, जिसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उस समय जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। इकोनॉमिक सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। एक होती है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को आप इसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं एंड मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। यानी कि सारे डिसीजन होते हैं जो मार्केट की डिमांड सप्लाई द्वारा लिए जाते हैं, तो जिसमें इसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जितने भी डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। और इनका जो मेन मोटिव है जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए। दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। सोशल वेलफेयर यानी कि कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। सोशल वेलफेयर इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। और थर्ड आपके पास आ रही है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट भी अर्न करना होता है और सोशल वेलफेयर भी करना होता है। यानी कि जो इंडिया में जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं। और उसके बाद आपके पास आ रहा है कि जो एट दैट टाइम 1947 में जो हमारी इकोनॉमी थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी थी। तो गवर्नमेंट को उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी पड़ी। और व्हाट इज दैट इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी टर्म क्लियर कर पूछी जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग बच्चों को आता नहीं होता, बच्चे नहीं लिख पाते, इसलिए दैट्स व्हाई व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, हमारी सोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। इसलिए हमने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से, कि ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ और हमारे कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। Economic planning means
यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। जहाँ जहाँ पहले ज़रूरत है वहाँ उनको पहले यूज़ करना है रिसोर्सेज को, बिकॉज लिमिटेशन है, लिमिटेड है, ठीक है। तो दैट वाज आपके पास इकोनॉमिक प्लानिंग। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग टर्म है, इकोनॉमिक सिस्टम है, आपको क्लियर कट आने चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जब हमने एक सारी प्लानिंग के लिए एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। प्लानिंग कमीशन सेटअप करने की डेट थी वो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया, जिसका था कि कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि अपने कैसे हमने इस जो हमारी मतलब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम कैसे छुटकारा पाया जाए। दैट वाज एक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। और उसके जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट जिनको मतलब जिनके विचार मन में ये विचार आया, आर्किटेक्ट थे प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, MAHA महा LANOBIS, महालानोबिस, ठीक है। महालानोबिस इसके जो प्रोफेसर थे, दैट वाज प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्ट थे, क्लियर। और जो इसके चेयरपर्सन थे, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो इसके चेयरपर्सन थे। एक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। 1950 में और प्लान मतलब प्लानिंग कमीशन में बहुत सारी प्लानिंग की गई कि हमने क्या, हमारे क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हमने काम करना है। प्लानिंग तो करेंगे ना पहले। तो ये टर्म आपके पास पूछी जाती है, ये भी आपसे पेपर में, कि व्हाट इज प्लान। प्लान क्या है? प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है शोइंग स्कीम्स, जिसके अंदर शोइंग स्कीम्स, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए एक ये उसमें स्कीम्स, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी का डिस्क्रिप्शन थी प्लान के अंदर। प्लान इज ए डॉक्यूमेंट शोइंग स्कीम्स, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर। जो हमारे एक और बात, जो प्लानिंग कमीशन था 1950 में सेटअप हुआ था, तो इस मतलब सारे प्लानिंग जो थी हमारी 12 प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान बने हैं। जो फर्स्ट प्लान था वो 1951 से लेके 56 तक था, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। 1951 से 56 तक हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ऐसे ही 5 ईयर के गैप पे ये फिर आगे चलते रहे, ठीक है, 5 ईयर के गैप पे। और मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी, ये अपने कंफ्यूज नहीं करना। प्लानिंग कमीशन सेटअप था 1950 में, और जो फर्स्ट प्लानिंग स्टार्ट हुई थी दैट वाज 1951 उसकी डेट थी। फर्स्ट प्लानिंग का जो टाइम पीरियड था 1951 था, सेटअप प्लानिंग कमीशन 1950 में हुआ था। 5 ईयर के गैप पे ये थे, 12 5 ईयर प्लान बनी है, तो बीच में 1 ईयर के भी प्लान थे। जो 12th प्लान था उसका टाइम पीरियड था आपके पास 2012 से लेके 2017 में 12th 5 ईयर का प्लान जो अपना था, ठीक है। नाउ बट ये जो प्लानिंग है, जो इकोनॉमिक जो प्लानिंग कमीशन है, वाज रिप्लेस्ड बाय 2015 में प्लानिंग कमीशन जो था आपके पास प्लानिंग बना था, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, ठीक है। नाउ अबॉलिश है ये प्लानिंग कमीशन अपनी है वर्क करता। नाउ नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म क्या नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेटअप कब हुआ इसका? 2015 में, यानी कि 12th प्लान के बीच में ही रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग नीति आयोग। और जो एक हमारी जो प्लानिंग थी, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान बने, जैसे कि इसके कुछ गोल्स थे, हमने क्यों बनाई प्लानिंग, ठीक है ना। जो एक आता है आपके पास शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं जो प्लान स्पेसिफिक थे। प्लान स्पेसिफिक यानी कि जो फर्स्ट प्लान थी हमारी, फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर पे हमारा इम्फेसिस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना है, तो दैट वाज शॉर्ट पीरियड, मतलब प्लान स्पेसिफिक था। जो सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रीज को हमने मतलब आगे लेके जाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो
तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका नाम आपके साथ प्रोफेसर आर्किटेक्ट के साथ भी जुड़ा है, सेकंड प्लान का नाम, ठीक है ना। ये यानी कि जो हमने स्पेसिफिक किस प्लान के अंदर क्या काम करना है, दैट इज शॉर्ट पीरियड जो गोल थे, प्लान स्पेसिफिक थे। और जैसे 12 प्लानिंग बनी है, ठीक है ना, अब 2017 तक, ठीक है, 2015 में रिप्लेस हो गई। तो जो आपके ये थे लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स मींस कॉमन गोल जो सारी प्लानिंग के अंदर थे, दैट आर कॉमन गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन गोल्स दैट आर आल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव्स प्लान। ये टर्म भी पूछी जाती है। जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स मींस कॉमन थे, जैसे कि अपने मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ रेट को, जीडीपी को बढ़ाना है, अपनी पॉवर्टी को दूर, जो कॉमन गोल थे हमारी सारी प्लानिंग के अंदर, ये जो थे दैट आर लॉन्ग पीरियड गोल्स आर नोन एज कॉमन गोल्स और आल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। जो गोल है, उस गोल्स का मतलब ऑब्जेक्टिव भी है। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्लानिंग। नाउ कम टू वर्ड व्हाट आर द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन आपको 3-4 मार्क्स में लॉन्ग भी पूछा जा सकता है और इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव गोल के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन को। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, एम्स, वन एंड दी सेम थिंग। व्हाट आर दी गोल्स? जो 4 बेसिक गोल बताए गए हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, रिलायंस, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। सबसे पहले वी विल डिस्कस ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? और कई बार इसकी डेफिनेशन आपको डिफाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ कह के भी पूछा जाता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country। यानी कि जो आपकी GDP है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ईयर, उसको इंक्रीज करना है। GDP को इंक्रीज करना इंक्लूडेड इन ग्रोथ। ये गुड इंडिकेटर है। अगर आपकी GDP ज़्यादा है तो मीन्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर एक को अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। तो नाउ जो GDP है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है एंड सर्विस सेक्टर का भी है। यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर टू द GDP मेक्स अप स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ये कई बार टर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर टू द GDP। यानी कि GDP, ठीक है, एक और बात माइंड में क्लियर रखनी है आपने, ठीक है, GDP इंक्रीज हो रही है, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पर उसके साथ आपका जो पॉपुलेशन है वो भी ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर पॉपुलेशन है तो फिर जो GDP की ग्रोथ हो रही है दैट इज मीनिंगलेस, ठीक है। तो GDP ग्रोथ, नो डाउट आपको उसको पॉपुलेशन भी विद इन द लिमिट्स कंट्री की होनी चाहिए, दैट इज बेनिफिशियल। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट आ रहा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो हमारी एट दैट टाइम जो भी हमारे काम करने के एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन था, सारी जो टेक्नोलॉजी थी आउटडेटेड थी। तो मॉडर्नाइजेशन यानी कि हमारा आउटडेटेड टेक्निक से तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होनी नहीं थी। तो हमारा जो सेकंड गोल क्या था? मॉडर्नाइजेशन, यानी कि अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हमने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। और दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक, लोगों की जो सोशल आउटलुक है, यानी कि पहले वीमेन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि उनको भी इक्वल राइट्स टू वीमेन, बराबर का दर्जा देना, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, सेकंड गोल अपना। थर्ड अब आपके पास आ रहा है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर होना। जो हमारा थर्ड गोल था दैट वाज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि हमने दूसरी जो कंट्रीज हैं उन पे डिपेंडेंस अपनी कम कर देनी है। रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, यानी कि हम जो अदर कंट्रीज के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको हमने रिड्यूस कर देना है, दैट इज सेल्फ रिलायंस। ये 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे टर्म, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज सेल्फ रिलायंस, इसलिए मैंने आपको ये टर्म थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में
मतलब माफ कर दी है। सेल्फ रिलायंस रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, यानी कि हमें यानी कि अवॉइड करना है इम्पोर्ट को, अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। जो गुड्स हम अपनी कंट्री में खुद मतलब जिनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको हमने अवॉइड करना है, दैट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। यानी कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिस गुड्स की प्रोडक्शन हम अपनी कंट्री में मिलती जुलती गुड्स की प्रोडक्शन को अपनी ही कंट्री में प्रमोट करना, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को इंक्रीज करना था, यानी कि सेल्फ रिलायंस, हमें दूसरों पे हमारी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना था, दैट वाज थर्ड गोल। फिर इन सब के बाद ठीक है, नो डाउट ग्रोथ भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, सेल्फ रिलायंस भी हो रही है, यानी कि अपनी इकॉनमी में प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। तो बट ये है इक्विटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इक्विटी का मतलब है समान, यानी कि हर एक को वो जो राइट्स है वो मिलने चाहिए, चाहे वो वीकर सेक्शन इकॉनमी है चाहे वो रिच सेक्शन ऑफ द इकॉनमी है, हर एक को वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। यानी कि इक्विटी मीन्स प्रमोट्स सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस होना चाहिए, यानी कि इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज आर अवेल्ड बाय ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन को जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, रिच एज वेल एज पुअर ऑफ द इकॉनमी। जो एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट बेसिक नीड्स, हर इंडियन की बेसिक नीड्स होती है, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, उसको मिलनी चाहिए। ये था आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो इकॉनमी है, माइक्रो इकॉनमी इकोनॉमिक्स और इंडियन इकॉनमी, दोनों इकोनॉमिक्स की आप अपनी इकॉनमी से अप टू डेट रहिए। जो आपकी इकॉनमी में एट प्रेजेंट जो है हमारी इंडिया की इकॉनमी, उसके साथ अप टू डेट रहिए। यानी कि बेटर है आप न्यूज़ सुनने की हैबिट डालिए। जैसे कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अनाउंस किया 2024-25, उसमें इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर, नई नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया। सोशल इक्वालिटी पे भी काफ़ी मतलब प्रमोट किया गया है। जो ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, जहाँ फ्लड प्रोन एरिया है, उसकी मतलब उसके लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। यानी कि आई मीन टू से आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को या अपनी एक हैबिट बनाइए कि अपने न्यूज़ पक्का सुननी ही सुननी है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखिए और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा टू अटेन गुड मार्क्स। ठीक है, इंडियन इकॉनमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों में आपको इकॉनमी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। नो डाउट हम तो देंगे ही देंगे, बट आपकी भी हैबिट होनी चाहिए न्यूज़ सुनने की। अप टू डेट रहिए और वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, और इसकी प्रेपरेशन साथ के साथ कीजिए इंडियन इकॉनमी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बार सुना लेक्चर, नहीं समझ आया दोबारा सुनो, 2-3 बार लेक्चर सुनो, फिर उसको अपनी कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इसको एक रिटन प्रैक्टिस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें मतलब आप उसको अपने आप पे अप्लाई करोगे। ठीक है, चिल वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, टिल बाय बाय।